मैं निमित कपूर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसको मैंने हाल ही में शुरू किया है और उम्मीद करता हूं आपने मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखी होंगी और अगर आपने नहीं देखी तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो आज बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टॉपिक के साथ आ गया हूं। अगर आपका एक व्यापार है या फिर आप अपना एक व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए, तो उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपने हाल ही में एक न्यूज सुनी होगी कि चाइना की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो इंडिया में आ रही है या वियतनाम या थाईलैंड जैसी कंट्रीज में जा रही है। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फॉक्सकॉन जो एप्पल की एसेसरीज बनाता है, जैसे HP, एडिडास, नाइक जैसी कंपनी जो है वो चाइना को छोड़ रही हैं। तो एक कंपनी जब किसी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, डाइवेस्ट करती है, तो वो सबसे पहले वो क्या एनालाइज करती है, तो वो अपना उस एरिया का पेस्टल एनालिसिस करती है। तो जब मैं पेस्टल एनालिसिस कहता हूं तो उसको क्या मतलब है, तो P यानी पॉलिटिकल, E यानी इकोनॉमिक, S यानी सोशल, T यानी टेक्नोलॉजिकल, L यानी लीगल और E यानी इन्वायरमेंट फैक्टर्स। तो पॉलिटिकल फैक्टर के स्टार्ट करते हैं। तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, जहां पे वो अपना प्लांट या इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है। तो इजराइल को इस मामले में बहुत ज्यादा पॉलिटिकली स्टेबल माना जाता है, क्योंकि उनकी इंटरनल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। उनके नेबर्स के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं माने जाते। वैसे ही इंडिया में जो है गुजरात एक बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माना जाता है, पॉलिटिकली स्टेबल माना जाता है। इस पॉलिटिक्स में एक और चीज आती है कि वहां का कंट्री का स्टेट का टैक्स रेट क्या है, कि अगर यूएस में देखा जाए तो वो टैक्स रेट जो है 50% के पार चला जाता है। तो और वहीं इंडिया में टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स 30% को कम करके 25% कर दिया गया है। और स्टेट्स में या किस कंट्री में कोई कंट्री अपना अलग से ही टैक्स लगा देती है या अपना सेस लगा देती है, रिबेट दे देती है, आपको इंसेंटिव दे देती है। बहुत सारी कंट्री, स्टेट्स जो हैं वो आपको इंसेंटिव देना चाहती है कि आप अपनी फैक्ट्री हमारे कंट्री में लगाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो फैक्ट्री उनकी कंट्री, उनके स्टेट में लगेगी तो उस जगह का प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ बढ़ेगा और इकोनॉमी बढ़ेगी और डेवलपमेंट आएगी उस एरिया में। इसी में अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है, किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है, तो उसमें आपको सब्सिडीज मिल सकती हैं। सोलर पावर प्लांट को सेटअप करने में आपको सब्सिडीज मिल सकती हैं। वहीं अगर आपका काम जैसे कोई सिगरेट या शराब बनाने का है तो गवर्नमेंट चाहेगी, आपको डिस्करेज करेगी, आपको डिमोटिवेट करेगी, आपके ऊपर टैक्सेस लगाती जाएगी, जिससे आप उस बिजनेस को छोड़ दें या उसको बिजनेस का प्रोडक्टिविटी कम कर दें। और आजकल आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दे रही है कि हमारी कंट्री में ही सब कुछ बने और हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करा कर रहे हैं और इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंस कम होती जा रही है। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और एक चीज बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में डिपेंड करती है कि वहां की गवर्नमेंट कहीं करप्ट तो नहीं है। अगर वहां की गवर्नमेंट करप्ट है तो आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा और आप वहां पे बिजनेस ढंग से नहीं कर पाएंगे। अब दूसरे फैक्टर की तरफ चलता हूं, जो कि है मेरा इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर किसी भी देश का बहुत ज्यादा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस देश की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, वहां की जीडीपी कैसी है, वो ईयर ऑन ईयर कितना ज्यादा ग्रोथ ले रही है। अब इंडिया की इकोनॉमी कोरोना वायरस से पहले 7% से भी ज्यादा ग्रोथ ले रही थी, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। वहां का इन्फ्लेशन रेट क्या है, वहां की इंटरेस्ट रेट क्या है जिसपे आपको लोन मिल जाता है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आप वहां का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आपको लोन जो है वो महंगा मिलेगा, आपको लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो वहां पे आपके हाथ में पैसा ज्यादा होगा, लोन आसानी से मिल जाएगा। लोन के इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपको पे कम करना पड़ेगा। तो लेकिन वहां पे इन्फ्लेशन उससे जरूर इंक्रीज हो जाएगी। वहां के अगर लोन ज्यादा मिलेगा तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा तो वो खर्च ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, वहां के डिमांड ज्यादा होगी आपके प्रोडक्ट के लिए। वहां के लोगों की परचेसिंग पावर पैरिटी, PPP बहुत ज्यादा हाई होगी। अगर उनके पास है पैसे खर्चने की क्षमता है, विलिंगनेस है उनके पास, तो वो आपके प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे और जिससे आपका प्राइस आप हाई कर सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। जनरली ये जो चीजें होती हैं वहां की गवर्नमेंट और वहां के जो सेंट्रल बैंक है वो जनरली इस चीज को कंट्रोल करते हैं। अब इकोनॉमिक्स में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस एरिया का, उस जगह का कैसा है। कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है तो इसका मतलब वहां के जो आपको लेबर है वो बहुत ज्यादा चीप मिलने वाली है। अगर वहां की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो आपको वहां पे स्किल्ड लेबर मिलेगी, जिसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, उनकी वेजेस ज्यादा होंगी। लेकिन एक अच्छा जो लेबर होता है, एक अच्छा जो एम्प्लॉय होता है, वो आपके लिए एक एसेट ही होता है। वहीं अगर अनस्किल्ड लेबर होगी तो आपको उसकी ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में आपको ये चीज देखनी होती है। वहीं अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चल रहा हूं, जिसको कहते हैं सोशल फैक्टर। वहां का सोशल फैक्टर क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां
का कस्टमर कैसा है जिसको आप प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, उस एरिया में लोगों का डेमोग्राफिक्स क्या है जो आपके प्रोडक्ट लेने वाले हैं, क्या उनकी एज है, क्या वहां के लोग यंग ज्यादा है। इंडिया को काफी एक यंग कंट्री माना जाता है, वहीं यूरोप के साथ कहा जाता है कि यूरोप बूढ़ा हो चुका है। वहां की लिटरेसी रेट क्या है, जेंडर क्या है, वहां पे फीमेल्स ज्यादा है या मेल ज्यादा है। यूरोप की कई कंट्रीज में फीमेल्स का रेशो मेल से काफी ज्यादा है। और वहां के लोग पढ़ाई किस चीज की करते हैं अपनी प्रोफेशनली, वहां पे साइंस के स्टूडेंट ज्यादा है, वहां पे इंजीनियरिंग ज्यादा करते हैं या फिर वो मैनेजमेंट की पढ़ाई ज्यादा करते हैं। वहां के लोगों की इनकम क्या है, वहां के लोगों की अगर इनकम ज्यादा है तो वो, और वहां के लोग काफी अमीर हैं, तो अगर आपका मीडियोकर या किसी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट हुआ तो वो आपको प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करेंगे। और आप वहां के लोगों के पास पैसा कम हुआ, वहां पे पीपीपी कम है, वहां पे डिमांड कम है, तो वो आपके प्रोडक्ट को ले नहीं पाएंगे, आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। वहां के लोगों की कल्चरल बिलीव्स क्या है, वो फेस्टिवल्स कैसे मनाते हैं, वो कैसे अपना लेजर टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये सब आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं अपने चौथे टॉपिक पे आ रहा हूं, जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है जब एक कॉर्पोरेट किसी कंट्री में आता है। तो एक कॉर्पोरेट जब किसी कंट्री में आता है तो वो चाहता है कि उसको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जहां पे वो प्लग एंड प्ले करे, सीधा वो अपनी फैक्ट्री लगाए, फैक्ट्री खरीद के एम्प्लॉइज हायर करे और अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे और अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। और कहीं उसे ऐसा ना करना पड़े कि उसे अपनी टेक्नोलॉजी जो उसे रिक्वायर्ड है वहां पे कहीं उसे इंपोर्ट करनी पड़े। अगर वहां से इंपोर्ट करता है, काफी कंपनीज करती भी हैं, अगर उसे टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो वो प्रेफर करता है कि वहां पे ही सेटअप करे जहां पे वो टेक्नोलॉजी है। तो इजराइल को इस मामले में बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड माना जाता है। वो बहुत ज्यादा इनोवेशन पे अपना फोकस करते हैं और अपनी R&D में बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो 4% कहा जाता है कि वो अपनी GDP का अपनी इनोवेशन में R&D में लगाते हैं। जैसे मैंने इजराइल की बात करी, वैसे ही इंडिया में बेंगलोर एक IT हब बन चुका है। किसी भी टेक कंपनी को इंडिया में सेटअप करना होता है तो वो बेंगलोर में ही को प्रेफरेंस करती है अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए। तो और एक चीज बहुत ज्यादा देखनी होती है कि उस कंट्री में कि वहां के लोग टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं नहीं करते। अब मैं आपको एक खास चीज बताता हूँ चाइना के बारे में। उसका क्या है कि वो अपने R&D में फोकस करते जरूर हैं, लेकिन उनका फोकस मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा रहता है। तो वो चाहते हैं कि बाकी दुनिया इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा, R&D पे ज्यादा फोकस कर ले। वो टेक्नोलॉजी को क्या है कि वो अपने यहाँ उसको लेके आते हैं, जो बाहर से वो इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर उसको डेवलप करते हैं, उसको देखते हैं, उसको खोलते हैं, फिर उसके ऊपर उसको सीख लेते हैं, फिर उसको अपने यहाँ बिल्ड करके उसको डेवलप करते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग में इतने ज्यादा आगे हैं, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स इतना ज्यादा करते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा हाई चले जाती है। और किसी भी कंट्री को, चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में बीट करना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलिए मैं आपको पांचवें फैक्टर की तरफ ले चलता हूँ। पांचवा फैक्टर है बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है, लीगल फैक्टर। अगर आपने पहले ही, अगर बिजनेस स्टार्टिंग के टाइम में अगर आपने आपको लीगली साउंड नहीं कर लिया तो बाद में लेने के देने पड़ सकते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन के साथ यूएस में क्या हुआ कि एक लेडी ने उनके ऊपर क्लेम कर दिया और कोर्ट ने उनको 900 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन का ऑर्डर दे दिया। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, बाद में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब इसमें एक चीज और इंक्लूड होती है कि आपकी स्टार्टअप कॉस्ट क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स कितने चाहिए आपको। कहीं ऐसा तो नहीं आपको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस आपको अपनी फाइल डॉक्यूमेंट्स लेके भागना पड़ रहा है। अब दिल्ली में क्या है, अगर आपको एक रेस्टोरेंट खोलना हो तो आपको 45 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वहीं आपको एक गन लेनी हो तो आपको खाली 19 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। अब वहां के लॉज क्या है, कंपनी लॉ क्या है, वहां पे एम्प्लॉय प्रोटेक्शन लॉ कैसा है, वहां के एम्प्लॉयज को आपका वहां के एम्प्लॉयज का वेज रेट, सैलरी पर आवर पर डे के हिसाब से कैसे है, वहां पे उनको प्रोविडेंट फंड कितना दिया जाता है, हेल्थ और सेफ्टी कितनी मिलती है। एक चीज और वहां पे देख लें कि वहां पे आपका कस्टमर लॉ कैसा है। कस्टमर लॉ इंडिया में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल माना जाता है, कस्टमर फ्रेंडली माना जाता है। अब मैं अपने लास्ट फैक्टर की तरफ चलता हूं, जिसे कहते हैं एनवायरमेंट फैक्टर। एनवायरमेंट फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वहां की गवर्नमेंट कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है एनवायरमेंट लॉज को लेके, एनवायरमेंट को लेके। वहां पे अगर कि आपकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वेस्ट या पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, वो सीधा रिवर्स में पानी में डंप कर रही है अपना वेस्ट, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन क्या ले रही है, गवर्नमेंट उस पर क्या आपको टैक्सेस लगा रही है, क्या आपको उस पर पनिशमेंट या पेनल्टी पे करना पड़ रहा है। और आजकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो रही है, अपनी इकोनॉमी को ऑयल और कोल वेस्ट से होके वो ग्रीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा जा रही है। प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट्स हर जगह सेटअप हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इन्वेस्टमेंट कंट्रीज में आ रही है।
तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब किसी कंपनी को सेटअप करना है वहां। अब इसमें एक चीज और आती है कि वहां पे इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप है, कई इंडस्ट्री रेजिडेंशियल एरिया में तो नहीं है। और दिल्ली में क्या हुआ है कि जितनी भी सिटी के अंदर की इंडस्ट्री थी उनको आउटस्कर्ट्स पे भेज दिया है दिल्ली के, तो उनकी सिटी के बाहर ही होना ज्यादा अच्छा है। रेजिडेंशियल एरिया में ना ही होंगी तो कमर्शियल एरिया में ही हो, ताकि पोल्यूशन कम होगा उस एरिया में और लोगों के रहने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, वहां पे बीमारियां कम होंगी। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, सस्टेनेबल ग्रोथ पे। तो इन्वायरमेंट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है और गवर्नमेंट चाहती है कि आप खुद CSR एक्टिविटीज करें, प्लांटेशन करें, एफॉरेस्टेशन करें, और खुद गवर्नमेंट करती है जिससे ऑक्सीजन बढ़े और इन्वायरमेंट को ज्यादा फायदा हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये पेस्टल एनालिसिस वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो आप इस पेस्टल एनालिसिस को अपने बिजनेस पे अप्लाई करें और देखें कि आपका बिजनेस, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस स्टेट में ज्यादा प्रेफरेबल है, आप कहां पे अपनी इंडस्ट्री, कहां पे अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ट्रेड बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बिल्ड कर जा रही है, कनेक्टिविटी इंप्रूव करे जा रही है। तो मैं उसके बारे में अगली वीडियो में जरूर बताने वाला हूं। कहीं आपसे ऐसी वीडियोस छूट ना जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। तो और इस वीडियो को लाइक करके मेरे को बताएं कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आती हैं नहीं आती। तो अगर आप लाइक करेंगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आई है। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा।